हेलो वेलकम टू ऑल फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स, यानी कि हमारे लंग्स में जितना भी वॉल्यूम्स होता है, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम्स यानी कि श्वसन के दौरान जैसे हमने श्वास ली तो उसके दौरान क्या वॉल्यूम्स, श्वसन निष्कासन के दौरान क्या वॉल्यूम्स और बची हुई श्वसन का क्या वॉल्यूम्स यानी कि क्या आयतन है, इस सब का अध्ययन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इससे पहले हमने CO2 का जो ट्रांसपोर्ट देखा था उसका थ्योरी का रह रहा था, जो थ्योरी बाद में हम पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पल्मोनरी वॉल्यूम्स। हम स्टार्ट करते हैं लंग्स से। देखो, हम जो इसका अध्ययन करेंगे लंग्स के द्वारा ही करेंगे। हम जैसे ये लंग्स है, एक लंग्स को हमने बाहर निकाला, इस लंग्स को मैंने एक डायग्रामेटिक यहाँ बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा लंग्स एक नॉर्मल अवस्था में, एक बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में। अब जैसे हम बिल्कुल एक आरामदायक श्वास लेते हैं, जैसे ये श्वास ली, तो इसे अपन बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे इसे? टाइडियल वॉल्यूम्स, यानी कि बिल्कुल टाइडल वॉल्यूम्स, यानी कि एक बिल्कुल आरामदायक सांस लेना, जैसे कि ठीक है, ये हमारे टाइडल वॉल्यूम्स है। आयतन, ये हमारे लंग्स है बिल्कुल रिलैक्स मुद्रा में, ये हमारा लंग्स, ठीक है। अब जो हमने टाइडल वॉल्यूम्स लिया है, इसके ऊपर हम एक और, जैसे कि ये सांस ली, फिर इसके ऊपर एक और सांस लेना, तो वो कहलाता है हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम्स। यानी कि ये एक तरह से रिजर्व वॉल्यूम होती है, जैसे कि हम भागते हुए एकदम सांस ले एक साथ लेके चलते हैं, जैसे कि एक तो श्वसन नॉर्मल अवस्था में, जैसे कि फिर एक और एक्स्ट्रा लेते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है। ये हमारे जो श्वसन के उसमें काम आती है, जैसे कि एक्सरसाइज हुआ, एथलेटिक्स में, दौड़ में ये काम आती है, ठीक है। ये टाइडल वॉल्यूम्स हो गया, ये हो गई हमारी टाइडल वॉल्यूम्स, और ये हो गई हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है भाई। अब इसी चीज़ को हम आगे देखें। हमने फिर एक लंग्स को आगे देखा है, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये वाला रिलैक्स मुद्रा में, ठीक। लंग्स के ऊपर हमने जो सांस ली है एक नॉर्मल अवस्था वाली, जो हमने लंग्स के द्वारा ली, उसे अपन बोलते हैं TV, यानी कि टाइडियल वॉल्यूम, ठीक है। और ये जो लंग्स में जो पड़ा हुआ आयतन है एक तरह से श्वसन का, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। इसमें भी अगर हम फोर्सली निकाले हैं तो ये वाला जो हिस्सा है, इतनी ही हम वॉल्यूम का आयतन निकाल सकते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है जिसे हम श्वसन के दौरान ज़बरदस्ती निकाल सकते हैं, एकदम ज़ोर से भी, और आसानी से इसको मतलब इसी को ही निकाल सकते हैं। इसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बाद में बचा हुआ जो हिस्सा है ये वाला, इसे अपन बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को या फिर इस श्वसन को हम किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते, नहीं कोई निकाल सकता है इसको। आई बात समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये लंग्स है, लंग्स के अंदर रिलैक्स मुद्रा में, जिसे हमने सांस नॉर्मली ली उसे टाइडल वॉल्यूम कहा, फिर हमने एक और ऊपर इसके ऊपर जैसे लंबी सांस ली तो इसे इंस्पिरेटरी वॉल्यूम रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम जैसे श्वसन हो गया तो हम श्वास निकालते हैं, तो रिलैक्स मुद्रा में तो ठीक है, जो है वो टाइडल वॉल्यूम रिजर्व निकल जाती है, लेकिन हम थोड़ा फोर्सली निकालें तो सिर्फ हम जो हमारे ये आयतन था इसमें से केवल सिर्फ हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ इसकी ये वाली जो वॉल्यूम है, जो वो इसकी क्वांटिटी है 1000 से 1100 ml, इसको हम कभी नहीं निकाल सकते। यानी कि निःश्वसन के दौरान भी हमारे लंग्स में वायु का आयतन बचा हुआ रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमने टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हमने समझ ही लिया। टाइडल वॉल्यूम एक रिलैक्स मुद्रा में लिया हुआ श्वसन है, ठीक है। फिर इसके ऊपर फोर्सली जो लिया गया गेन की हुई श्वसन है वो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम,
ठीक है। फिर फोर्सली जिसे हम निकालते हैं उसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये बची हुई ये जो आयतन रहता है इसे अपन बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसे हम किसी भी हालत में कभी भी नहीं निकाल सकते। ये है 1100 से 1200 ml है, सॉरी, और रिजर्व वॉल्यूम है अपने 1000 से 1100 ml। यानी कि 1100 से 1200 ml श्वसन हमेशा निःश्वसन के दौरान भी ज़बरदस्ती निकालने के बाद भी सेव पड़ी रहती है, यानी कि बची हुई रहती है। इसे हम कभी नहीं निकाल सकते हैं। अगर निकालेंगे तो हमारे लंग्स पिचक जाएंगे, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम्स की बात करें, अब इसके डेफिनेशन देखें। वॉल्यूम्स ऑफ एयर नॉर्मली इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड 500 ml, यानी कि टाइडल वॉल्यूम का जो आयतन है कितना होता है 500 ml। यानी कि एक तरह से नॉर्मली श्वसन ली और निकाली, ये टाइडल वॉल्यूम है। जो टाइडल वॉल्यूम में जितनी वॉल्यूम ली जाती है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम में जितनी ऑक्सीजन ली जाती है, जितनी एयर ली जाती है, उतनी ही निष्कासित हो जाती है टाइडल वॉल्यूम में, ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम टाइडल वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम ली, श्वसन ली, और जब निकालेंगे तो पहले ही निकलेंगे, दोनों एक साथ निकल जाएंगे, लेकिन निष्कासन इंस्पायरेटरी और फिर टाइडल वॉल्यूम ये नहीं निकलती है। जब हम फोर्सली निकालते ना, बाबा रामदेव की तरह निकालें, तो ये निकल जाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। नेक्स्ट हम देखें नंबर ऑफ ह्यूमन ब्रीथ, यानी कि कितनी ब्रीथिंग होती है मानव में। ह्यूमन ब्रीथ में 12 to 60 टाइम्स प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में 12 से 16 बार क्या करता है, श्वसन क्रिया होती है, ठीक है। और उससे 12 से 16 टाइम में हम कितनी बार आयतन, यानी कि कितनी आयतन का ऑक्सीजन लेते हैं, वो होती है 600 ml टू 800 ml, यानी कि 6 लीटर से 8 लीटर के बीच में हम एयर को लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि टाइडल वॉल्यूम की कितनी होती है 500, तो 12 का अगर अपन लेके चले तो 12 को 5 गुना के 12 पंजे 60 और फिर 16 पंजे 80, उसी प्रकार से ये निकाला गया। नेक्स्ट हम देखें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है। ये हमने देख लिया था। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एक फोर्सली लिया गया वॉल्यूम, एक ली गई एयर, वही क्या होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। देखो एडिशनल, यानी कि टाइडल वॉल्यूम है तो इसके ऊपर ऐड की गई वॉल्यूम, ठीक है। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर देन कैन बी इंस्पायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी कि 2500 से 3000 ml तक होती है, ठीक है। यानी कि ये जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक टाइडल वॉल्यूम के ऊपर ऐड की गई एयर होती है, जिसका आयतन कितना होता है, टाइडल वॉल्यूम का तो होता है 500 ml, और इंस्पायरेटरी का होता है, ये ले सकते हैं हम 2500 से 3000 ml तक हम ले सकते हैं, ठीक है। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन 1000 से 1100 ml, यानी कि एक्सपायरेटरी है। एक्सपायरेटरी यानी कि जो हम एक तरह से फोर्सली, यानी कि एड हुई शोषण को नॉर्मल के बाद जो फोर्सली निकाल सकते हैं वो कितनी है 1000 से 1100 ml, यानी कि ये वॉल्यूम है जिसे हम फोर्सली निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रेजिडुअल वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन नेवर बी रिमूव्ड फ्रॉम लंग्स 1100 से 1200 ml, यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसी वॉल्यूम है जिसे हम किसी भी हालत में लंग्स से बाहर नहीं निकाल सकते। ये होती है 1100 से 1200 ml। तो टाइडल वॉल्यूम की बात करें तो 500 ml होगी, और इंस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो 2500 से 3000 होगी, ठीक। और एक्सपायरेटरी की वॉल्यूम की बात करें तो 1000 से 1100 ml होगी, और रेजिडुअल वॉल्यूम होती है 1100 से 1200 ml, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ से लंग्स से भी, यहाँ भी अगर डायग्राम से देखें अपन तो ये लंग्स है, लंग्स के ऊपर ये वॉल्यूम कौन सा है टीबी, यानी कि टाइडल वॉल्यूम है जिसे हम लेते हैं एक नॉर्मली, और इसके बाद हमने फोर्सली लिया है उसे अपन बोलते हैं
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि 2500 से 3000 वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिर होता है क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि ये एक वॉल्यूम है जिसे हम, जो हमारे रिलैक्स मुद्रा में निश्वसन के दौरान भी एयर पड़ी रहती है। ठीक है, लेकिन हम फोर्सली इस वॉल्यूम को निकाल सकते हैं, इसे अपन बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 1000 से 1100 ml पड़ी रहती है। और एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसे 1100 से 1200 ml, जिसे हम किसी भी हालत में नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब एक ये था कि जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, यानी कि CO2 का ट्रांसपोर्ट जो होता है उसका एक थ्योरी नोट्स है, जिसको एक बार देख लेते हैं कि 100 ml ब्लड द्वारा 3.7 ml CO2 का परिवहन होता है। 100 ml ब्लड द्वारा 3.7 ml CO2 का परिवहन होता है। रक्त द्वारा 3 अवस्थाओं में CO2 का परिवहन होता है। ये हमने वैसे भी डायग्राम में समझ लिया था, लेकिन एक बार फिर हम नोट्स में रीड करते हैं कि 3 अवस्थाओं में CO2 का परिवहन होता है। पहली अवस्था की बात करें तो 7% CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलनशील होकर होता है। यानी कि जो पहली एक चीज़ की बात करें तो 7% CO2 प्लाज्मा में घुलनशील हो जाती है। फिर उसमें से बची कितनी है 93, जिसमें से 23 यानी कि 23 से 25% CO2 का परिवहन कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के रूप में हो जाता है। यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ 20 से 25 CO2 जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें 70%, क्योंकि 23 और 7 30 और बची 70% CO2 का परिवहन बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। ये हमने देख लिया था, क्योंकि CO2 और H2O मिलकर एक कार्बोनिक एंजाइम के माध्यम से बनके तो H+ और H3CO3 बना रहता है, तो इसे अपन बोल रहे थे बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। मुख्यतः RBC में पाए जाने वाले फैक्टर, देखो RBC में पाए जाने वाले फैक्टर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की उपस्थिति में कार्बन एनहाइड्रेज की उपस्थिति में बाइकार्बोनेट HCO3 आयनों का उत्पादन होता है। यह आयन RBC से बाहर विसरित होने लगते हैं। यानी कि HCO3 जब प्लाज्मा से बाहर निकलता है तो बदले में क्लोरीन विद्युत प्राथमिक संतुलन को कायम रखने के लिए प्लाज्मा के क्लोरीन यानी कि क्लोराइड RBC में प्रवेश करते हैं। देखो क्लोराइड है, जिसे क्लोराइड शिफ्टिंग कहते हैं। यह घटना क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैम्बर्गर इफेक्ट कहलाती है। वायु कूपिकाओं के समीप उच्च O2 दाब क्षेत्र से पहुंचकर H2CO3 का टूटकर CO2 का मुक्त करना हेल्डन इफेक्ट कहलाता है। और वैसे भी हमने हेल्डन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट का अध्ययन किया था।